चेतन भगत का और गुलजार का एक, उस कार्यक्रम में चेतन भगत जो थे वो संचालन कर रहे थे और गुलजार साहब नीचे बैठे थे। तो जो चेतन भगत ने बोला कि साहब बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो गुलजार साहब उठे उसके बाद बोलने के लिए और उन्होंने एक लाइन में उस कार्यक्रम को ही खत्म कर दिया। घटना कुछ ऐसी है, उन्होंने कहा कि अब ये बताएंगे कि मैं क्या हूँ, अच्छा शायर हूँ। तो मेरी स्थिति इस कार्यक्रम में बिल्कुल वैसी ही है, जहां मेरे सर बैठे हों विजय बहादुर सिंह जी, जिन्होंने मुझे हिंदी की बिंदी सही करना सिखाया है। मेरा बोलना ही मतलब मुझे अपने आप में लग रहा है कि मैं बोल भी क्यों रहा हूं। तो सर पूरे सम्मान के साथ अगर गलती हो तो आप बिल्कुल माफ करिएगा। दूसरी बात यह है, जिसको आता है कि ये आज का विषय रखा क्यों गया। दरअसल हम लोग एक ही नाव में सवार लोग हैं और कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पर जब हम लोग एक दूसरे से शेयर होते हैं तो एक की पतवार इधर जाती है और एक की पतवार उधर जाती है। नतीजा ये होता है कि नाव कहीं भी नहीं जाती और हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो ये गंभीर विषय था। कहने को तो बहुत ही सामान्य सी बातचीत है, लेकिन विषय इस तरह से गंभीर है कि वास्तव में हम लोग इतना समय देते हैं समाज के मुद्दों पर, सोसाइटी के लिए, और लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं पा रहे। तो क्यों ना इस पर एक सहमति बनाई जाए या फिर इसको डिस्कोर्स में इस बात को लाया जाए कि भाई हमको करना कैसे है। और संक्षेप में केवल इतना ही है कि हम जिस नाव में सवार हैं उस नाव में सब लोगों के मुद्दे एक से हैं, लगभग सब लोगों के लक्ष्य एक से हैं। तो उस पर हम जब सोशल मीडिया में खासतौर से जो बहस करते हैं वो पता नहीं कहां की कहां निकल जाती है और हम एक जगह पे हम पहुंच नहीं पा रहे। आज की बातचीत के लिए जो हमारे मुख्य वक्ता हैं बादल सरोज जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात इस पर रखें और उसके बाद एक डिस्कशन का हम सत्र चलाएंगे जिसमें जो अपनी बात रखना चाहते हो जो भी वो बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। सर थैंक यू। मुझे बोला गया है कि मैं संवाद के सलीके और तरीके के बारे में बोलूं। ये मेरे लिए थोड़ी सी दुविधा की बात इसलिए है कि जैसे कि आपने बताया, चक्रेश जी ने, विजय बहादुर सिंह जी बैठे हुए हैं यहाँ, राजेंद्र कोठारी जी बैठे हुए हैं, अब्बास साहब बैठे हुए हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन के मास्टर्स हैं। इसलिए उन लोगों के बीच में बैठना, और वो तो प्रभाकर सिंह जी तो कम्युनिकेशन सिखाते हैं, तो पढ़ाते हैं, उसमें हम जैसे लोगों को बैठना और ये समझाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन फिर भी इसलिए कि जब मेजर साहब ने मुझे फंसा ही दिया है तो मैं उससे बाहर निकलने के लिए 6 बिंदु लेकर आया हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहली बात तो ये कि ये जिस समय में हम रह रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग समय है। ये शब्द एरिक हॉब्सबॉम ने दिया था, ये रोचक समय है। और रोचक समय इस मायने में है कि जितने भी तर्क का, लॉजिक का, विवेक का, संवाद का, बहस का, असहमति का, ये पूरे का पूरा गुण जो है वो हम लोगों ने मनुष्य होने के नाते सीखा है। मनुष्य सभ्यता की पहचान ही है कि वो संवाद करेंगे। हमारे यहाँ तो जिस इलाके में हम लोग जन्मे हैं उस इलाके का तो मुख्य नारा ही ये रहा था कि वादे वादे जायते तत्वबोधन, बहस होनी चाहिए और आखिरी में सार तक हम लोगों को पहुंचना चाहिए। इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसको पूरी तरीके से पीछे की ओर धकेल दिया है और असहमति को दंडनीय अपराध बना दिया है, जो इस देश में कभी नहीं रहे। एक पहलू तो खास ये है। और दूसरा ये है कि जो कहीं नहीं होता आमतौर से सिविल सोसाइटी में, कि अब वो फैक्ट्स को भी मानने से इनकार कर देते हैं। कोई तथ्य आप कितना भी प्रामाणिक ले आए, लेकिन उनके हिसाब से वो तथ्य नहीं है, वो तथ्य भी गढ़ के लाते हैं अपने मुताबिक। वो तथ्य भी कंकोक्ट करेंगे और उसके हिसाब से फिर लोगों की भावनाओं को ढालने की कोशिश करेंगे। और इसकी एक खास बात यह कि वो धारणाओं को और व्यक्तियों को, जैसे मार्केट में लक्स का साबुन या डिटर्जेंट लॉन्च किया जाता है, उस तरीके से अपनी ओपिनियंस को और इंडिविजुअल्स को भी बहुत योजनाबद्ध तरीके से लॉन्च कर रहा है। हमने पहली बार देखा ये अमेरिका में, और ये जो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है वहां पर ये हुआ करता था, लेकिन हमारे यहाँ पहली बार हुआ जब 5,000 करोड़ रुपए 2014 के पहले इन्वेस्ट करके एक पर्सनैलिटी लॉन्च की गई, और उसके बाद ये सारी आइडियोलॉजीज को भी और धारणाओं को भी लॉन्च किया जा रहा है। जैसे पिछले कुछ दिनों से हम लोग सिंदूर को लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। तीसरी बात यह कि ये जो ज्यादा खतरनाक बात है, और वो ये कि एक हिंदी में एक शब्द होता है वर्तनी, हम जिस तरीके की भाषा को बरतते हैं वो पूरी तरीके से बदल दिया होगा।
मतलब हम लोगों ने देखा था कि अपरिचित लोग भी अगर हम किसी तरीके के असंयमित शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते तो रोक देते थे कि ये ठीक नहीं है। आज पूरी तरीके से वर्तनी इस तरीके से बदल दी है कि असभ्यता, अभद्रता, अश्लीलता और हिंसक भाषा वही प्रामाणिक भाषा मानी जाती है, वही सम्माननीय भाषा मानी जाती है। इसको अगर परवीन शाकिर के शब्दों में कहें ना तो कि वो है ना वो शेर उनका, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगा। तो वो दूसरा बिंदु मेरा ये कि ये अपने आप नहीं हुआ, ये बहुत डेलिबरेटली किया गया, बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। और वो ऐसा होता है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर ये रिवाज रहा है कि ये मूल्य कौन तय करेगा, भाषा कौन तय करेगा, किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए वो कौन तय करेगा। अगर हम सोसाइटी में देखते हैं तो ये 5-6 इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको तय करती है। उसमें एक इंस्टीट्यूशन है जो आपकी वर्तनी को तय करती है, वो सोशल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। उसके बाद दूसरी इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन है कि जो मतलब जो मीडिया है या जो किताबें हैं या जो साहित्य है वो तय करता है। तीसरी बात जो है वो जो तय करते हैं वो तय करते हैं कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं वहां पर हमें जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, एजुकेशन का जो सिस्टम होता है वो तय करता है। और हमारे देश में और इन पिछड़े हुए देशों में इसको एक हद तक तय करने वाले लोग धर्म गुरु भी होते हैं, वो भी तय करते हैं कि किस तरीके की भाषा होनी चाहिए। और मजेदार बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में खासतौर से 1991 के बाद और बिल्कुल खासतौर से 2009 के बाद से इन सारे लोगों ने अपने अपने काम करना बंद कर दिया। आप पॉलिटिकल लीडर्स की भाषा अगर वो सुनेंगे तो शोले वाला जो डायलॉग है वो कल विफल हो चुका था, या तो रोटी खा या गोली खा। ये जो डायलॉग्स हैं वो हमारे नेताओं के नहीं होते थे। मैं जब बचपन में था तो मुझे याद है मैं अटल जी के भाषण सुनने के लिए जाता था, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को सुना, राम मनोहर लोहिया जी को भी सुना, अपनी पार्टी के नेताओं को भी सुना। इवन मैं जहां पैदा हुआ था वहां पर हिंदू भाषा बहुत मजबूत रही थी, उनके नेता काफी वज्र भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको भी सुना। लेकिन इस तरीके की भाषा संवाद और विमर्श में कभी नहीं रही। तो वहां से एक डेरोगेशन जो डेटोरेशन है वो शुरू हुआ। उसके बाद हमारे जो धर्मगुरु हैं उसमें कैसे ब्रांड है उनके नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके मेन ब्रांड है। एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने पूरी तरीके से बदला। पिछले 4-5 सालों में सोशल स्टडीज गायब हो गए हैं। अब आपको गुरु नानक भी नहीं पढ़ाए जाएंगे, राजा राम मोहन राय भी नहीं पढ़ाए जाएंगे, ज्योतिबा फुले की तो बात ही लगे। तो जितने भी, और उसी के साथ साथ एक और संकट पैदा हुआ, और वो संकट ये पैदा हुआ है कि हमारी फैमिली, हमारे परिवार जो हमको ट्रेन करते थे, संस्कारित करते थे, वो भी टूट गए हैं। ये कोई अरण्य रोदन नहीं है, लेकिन नानियां, दादियां, ग्रैंडफादर्स की जो पीढ़ी थी वो सिखाया करती थी, लेकिन अब वो परिवार पूरी तरीके से टूट गए हैं। और जिस तरीके के शहरों में जो सिस्टम आ गया है या गांव में भी जो लोग बाहर चले गए, तो ये एक वैक्यूम मिल गया है जिसकी वजह से अब वो ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी बात को रखने की हालत में आ गए हैं। तो ये डेटोरिएशन अपने आप नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर किया गया। इसका एक और तीसरा पहलू है, और वो तीसरा पहलू ये है कि ये साइंटिफिक लॉ है कि हर तरीके का प्रोडक्शन सिस्टम केवल लोगों के लिए माल पैदा नहीं करता, बल्कि अपने माल के लिए लोग भी पैदा करता है। मार्क्स ने ये बात पूंजीवाद के बारे में भी कही थी कि वो पूंजीवाद केवल लोगों के लिए कंज्यूमर आइटम्स पैदा नहीं करता, बल्कि अपने लिए ग्राहक भी तैयार करता है, लोग भी तय करता है। तो ये जो सिस्टम है वो सिस्टम भी उस तरीके के लोगों को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये एक और पहलू है। और इसमें मीडिया का ये जो अनुभव है हमारा, वो मीडिया का अनुभव तो और भी जबरदस्त है। मीडिया ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, और मीडिया ने जिस तरीके से प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, एक एडिटर हमारे साथ के थे, हमारे समकालीन थे, वैचारिक रूप से भी हमारे साथ के थे। हम उससे पूछते थे कि ये क्या छापते रहते हो, तो वो अपनी भाषा में कहते थे, ये मेरी भाषा नहीं है, वो अपनी भाषा में कहते थे, जो बनिया कहता है वो छापना पड़ता है। एक बहुत ही वाहियात फिल्म की समीक्षा उन्होंने छापी थी और बहुत ही पॉजिटिव छापी थी। मैंने कहा ये क्यों किया? बोले हमसे ये कहा गया है कि इसमें इंडस्ट्री का 15,000 करोड़ रुपया लगा है, वो डूबना नहीं चाहिए, इसलिए उसको सकारात्मक रूप से पेश किया जाएगा। इसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि जिन एंकर्स को हम लोग गालियां देते हैं और सही देते हैं,
वो एंकर अपने मन से बोलते होंगे ये बातें, वो इतने पतित नहीं हुए होंगे, लेकिन अब धंधे का सवाल है, 15 लाख 20 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो काम आपको करना ही पड़ेगा। तो ये अपने आप नहीं हुआ है, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमारी दुविधा ये है कि ये केवल उधर नहीं हुआ है, ये इधर भी हुआ है। जिस भाषा में वो बात करते हैं लगभग उसी भाषा में काउंटर करने की कोशिश की जाती है, जो सही तरीका नहीं है। अगर उनके मैदान में उनके दांव पे से आप खेलने की कोशिश करेंगे, मैंने एक बात कही थी कमलनाथ जी की पराजय के बाद एक आर्टिकल में, कि अगर शकुनी के पासों से शकुनी के साथ खेलोगे, शकुनी जीतेगा, आप तो नहीं जीतोगे। वही बात हो रही है कि हम भी उनकी वर्तनी में, उन्हीं की डायलेक्ट में, उन्हीं की तरीके से प्रतिरोध करने की कोशिश करते हैं, जो ठीक नहीं है। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि हम में से कुछ लोग हैं जो समझदार लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इसका कोई असर नहीं होता। ये बेवकूफी की बात है, लेकिन ये गलतफहमी है, इसका असर होता है। कंटिन्यूअसली वो जिस तरीके से एक झूठ को लगातार बोलते हैं और उसको जिस सुव्यवस्थित तरीके से आईटी सेल के माध्यम से आजकल वो प्रचारित कर रहे हैं, उसका असर लोगों के बीच में होता है। हर उस वायरस का या बैक्टीरिया का असर होता है जिसे सही समय पर काउंटर नहीं किया जाता। इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रतिवाद और प्रतिकार के जो तरीके हमारे होने चाहिए, उसे हमें थोड़ा सा रिविजिट करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो इस वक्त हम पर जो हमला किया जा रहा है, भारत पर या पूरी सोसाइटी पर, उनके हाथ में सबसे बड़ा जो हथियार है वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और उनके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है इतिहास को एक नए तरीके से पेश करना। और उसके काउंटर के लिए जो हमारे पास सबसे मजबूत हथियार या औजार हो सकता है, वो इतिहास ही हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि भारत के इतिहास में जो भी सकारात्मक है वो या तो लिबरल है या डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर तो 100% है, और या फिर प्रोग्रेसिव है। आप पूरे दर्शन की जो परंपराएं पिछले 4000 वर्षों की, खासतौर से 3500 वर्षों से तो वो मौजूद है, उस पूरे दर्शन की परंपरा में इनका कोई भी नायक नहीं है। इवन जो आधुनिक धार्मिक लोग हुए हैं या दर्शन के जो विचारक हुए हैं, उनमें से चाहे जिद्दू कृष्णमूर्ति साहब को ले लीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, परमहंस को ले लीजिए, इनमें से कोई भी इनके खांचे में फिट नहीं होता, इनके पक्ष में काम आने वाला नहीं है। नंबर 2। नंबर 3 ये कि इतिहास में भारत में जो भी प्रगतिशीलता या जो भी परिवर्तन आया, मुझे लगता है कि अमर सेन ने इस बारे में बहुत सही बात कही थी कि इंडियन सोसाइटी की खास बात यह है कि यहाँ पर विचार करने वाले और सोचने वाले लोग हैं। उसकी परंपरा जो रही है उसमें हमारे पास बहुत बड़ी शक्तिशाली ताकतें रही हैं। तो उस इतिहास को ही हमें ठीक तरीके से औजार के रूप में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात इसकी बात यह है कि आधुनिक इतिहास को भी हम अगर देखते हैं तो आधुनिक इतिहास भी इनका नहीं है, हमारा है। हमारा मतलब जो प्रोग्रेसिव है, जो डेमोक्रेटिक है, जो लिबरल है, जो सेक्युलर है। उदाहरण के लिए हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ब्राह्मणवाद या मनुवाद बहुत ताकतवर है। मुझे लगता है कि ये अगर ताकतवर होता तो आज हम हिंदुस्तान नहीं होते। ये वो चीज है जिसे बार बार निर्णायक रूप से पराजित किया गया है। बार बार उभरने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन बार बार उसको निर्णायक रूप से पराजित किया, और इसीलिए समाज में इस तरीके की प्रगति हो पाई है। उदाहरण के लिए अगर अपन ताजे इतिहास में, आधुनिक इतिहास में देखें, तो मुझे लगता है कि पिछले 200 वर्षों के इतिहास में जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं या जिस स्थिति में भी है, या इतनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो काउंटर रेवोल्यूशन नहीं कर पाए, तो उसकी वजह ये है कि पिछले 200 वर्षों के इतिहास में भी जितने लोग पैदा हुए, वो व्यक्ति के रूप में या संस्था के रूप में कितने नगण्य थे, कितने छोटे थे, वो एक अलग इशू है। लेकिन उनका असर कितना निर्णायक था। जैसे ज्योतिबा फुले, वो दोनों पति पत्नी या उनके जो 8-10 मित्र थे, उन्होंने क्या किया उस वक्त और वो कितना हुआ, लेकिन उन्होंने जो चिंगारी पैदा की उसने आज पूरे के पूरे समाज को युगांतरकारी रूप से बदल कर रख दिया। इसी तरीके, और वो मैं केवल एक नाम लिया है, लेकिन उसी तरीके की परंपराएं साउथ में भी पैदा हुई, महाराष्ट्र में पैदा हुई, हमारे यहाँ भी पैदा हुई, उनका असर हुआ। और राजनीतिक फलक पर अगर हम लोग देखने की ये कोशिश करते हैं तो गांधी, नेहरू और अंबेडकर, ये तीनों ऐसे लोग थे, और वो 23 साल का नौजवान भगत सिंह, जिन्होंने अपने स्तर का एक ऐसा ऊंचा पैरामीटर तैयार किया है अलग अलग रूप में, और उनका बड़ा योगदान है।
और इन्हीं सब लोगों का, इन्हीं 200 वर्षों की लगातार लड़ाई का या बहस का या विमर्श का ही नतीजा था जो हमें भारत के संविधान के रूप में मिला है। ये ऑटोमेटिकली निकला नहीं है या विदेश से लाया गया नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के पूरे खासतौर से 200 वर्षों के संघर्ष और 3000 साल की हमारी अपनी जो परंपरा थी, उस परंपरा का एम्बोडिमेंट के रूप में है ये। तो ये ऐसे हथियार हैं, ऐसे औजार हैं जिनका हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नाम मैंने आपके बीच में लिए, वो उन्होंने क्रिटिकल रिएक्शन शुरू किए और वो क्रिटिकल रिएक्शन ने सोसाइटी की बाकी की फोर्सेज को अनलीश किया और उन्होंने आकर ये परिवर्तन किया। मैं चूंकि लेफ्ट को बिलोंग करता हूं इसलिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन लेफ्ट का एक बड़ा योगदान है कल्चर में, फिल्म्स में, साइंटिफिक इनोवेशन में, एजुकेशन में, इस देश की पूरी जो ज्ञान संपदा है उसको संग्रहित करने में और व्यवहार में लाने में भी योगदान रहा। उदाहरण के लिए केरल में 1957 में जो गवर्नमेंट बनी थी उसने 2 बड़े काम किए थे। एक तो एजुकेशन में से कमर्शियलाइजेशन और जो रिलीजियोसिटी थी उसको हटाया, सबके लिए की एजुकेशन, और दूसरा लैंड रिफॉर्म किया। और यही वजह कि आज वो यूरोपीय देशों के साथ भी टक्कर लेता है। तो इन प्रोग्रेसिव फोर्सेज ने जो कुछ अनलीश किया है वो हमारी विरासत सबकी। इनके पास कौन है? इनके पास सावरकर साहब है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और इनमें से तीनों में से कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो बेदाग हो, निष्कलंक हो और जिसने ऐसा कुछ आउटपुट दिया हो। मतलब डॉक्टर अंबेडकर को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए, अकेले अंबेडकर साहब की बात कर रहा हूं मैं, और इनके जितने भी नेता हैं उन सबको एक पलड़े में रख दिया जाए तो ये 10% भी नहीं है योगदान के रूप में या सोसाइटी में जो हलचल मतलब पैदा किया हुआ। मुझे लगता है हम अपनी इस विरासत और संपदा का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसी में आता है संविधान। संविधान को हम लोगों ने उस तरीके से ग्रास्प किया कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, लेकिन उस संविधान की जो सबसे बड़ी शक्ति है उस सबसे बड़ी शक्ति को लोगों के बीच में, उनकी वर्तनी में या उनके बीच में लोकप्रिय कर पाने में हम लोग कामयाब नहीं हुए। वो बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास। एक वामपंथी के नाते मैं मानता हूं कि वो कैपिटलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डेमोक्रेट है, लिबरल है और सेक्युलर है। मतलब ये संविधान दुनिया के उन संविधानों में से एक है जिस संविधान के नागरिकों के कर्तव्य में ये लिखा हुआ है कि उनका ये कर्तव्य होगा कि वो साइंटिफिक आउटलुक को, वैज्ञानिक रुझान को लोगों के अंदर विकसित करने का काम करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई संविधान कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़ के और कहीं भी नहीं है। तो ये जो हमारी शक्ति है, मुझे लगता है उस शक्ति को भी हम लोगों को इस्तेमाल करने के बारे में अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा। और तीसरी कमजोरी जो है हमारी वो ये कि हम सबूत, प्रामाणिक तथ्यों और तर्कों के साथ लोगों के साथ जिस धीरज के साथ उनके विवेक को जगाने की जो कोशिश की जानी चाहिए वो काम भी हम लोगों से कहीं ना कहीं छूट जाता है। लेकिन इसके बाद भी मेरा ये मानना है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनके वर्चस्व को लगातार मजबूत हो रहा है। मेरा ये मानना है कि उनका वर्चस्व लगातार कमजोर हो रहा है। लोगों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर डिसकंटेंट आ रहा है। दलित के बीच में, ट्राइबल्स के बीच में, ओबीसी के बीच में, माइनॉरिटीज के बीच में और उन तमाम सारे सेक्शंस के बीच में जो पैदा तो सवर्ण जातियों में हुए हैं, लेकिन जो प्रोग्रेसिव आउटलुक के हैं या जो ऐसे समाज में जीना चाहते हैं जहां पर उनको विकास करने का मौका मिले, उनके अंदर भी एक बेचैनी है कि ये जो हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाना चाहिए। ये एक पॉजिटिव चीज है हमारे बीच में जिसे एकजाई करने की कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। चक्रेश जी ने जो कहा कि नाव में, उसी रूपक में मैं अगर कहूं तो नाव में हमारे पास 8 बल्ला बैठे हुए हैं, लेकिन सबके चप्पू अलग अलग तरीके से चल रहे हैं और नाव वहीं की वहीं खड़ी हुई है। उनका रिमोट कंट्रोल वाला जहाज है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उन चप्पुओं के बीच में एक लयबद्धता पैदा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, उसको अलग रखिए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे तय कीजिए जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में एक साथ जा सकते हैं। वो चाहे कांग्रेसी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हो या किसी भी धारा के हो, बीजेपी को छोड़ के ऑफ कोर्स, लेकिन उनको सबको किस तरीके से तालमेल हम लोग कर सकते हैं ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और आखिरी वाला जो छठा पॉइंट है वो ये कि संवाद किस तरीके से किया जाना चाहिए, जो मेन विषय था। ये तो
प्रवचन था जो मैंने आपके बीच में दिया। पहली बात तो ये कि ये जो हमारा जो है, हम उनके खेल में नहीं फंसेंगे, हम उनकी भाषा में संवाद बिल्कुल नहीं करेंगे, और हमारी जो भाषा होगी उनकी भाषा नहीं होगी, उनकी वर्तनी नहीं होगी। दूसरा ये कि हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमारा जो संवाद होना चाहिए, वो एक्सक्लूजन में नहीं होना चाहिए, इंक्लूजन में होना चाहिए। बहिष्करण के रूप में नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, बल्कि इसका भी ये, उसका भी ये, इसका भी ये। इंक्लूसिव मतलब ऐसे लोग जो सारे मुद्दों पर हमारे साथ सहमत नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों पर हमारे साथ में सहमत हैं, वो अगर 10 कदम चलने के लिए तैयार है तो 10 कदम तक भी उनकी भागीदारी हमें सुनिश्चित करने की प्रैग्मेटिक और ओपन अप्रोच करनी चाहिए। एक बात तो ये है, और दूसरा ये कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुनील बोरसे जी एक खास पार्टी के साथ है, हम एक खास पार्टी के साथ हैं। हमें हर चीज के मामले में तुरंत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें एक एटमॉस्फेयर तैयार करना है, एक फाउंडेशन तैयार करनी है। फाउंडेशन तैयार होगी तो किसका 4 BHK का फ्लैट होगा, किसका 2 BHK का होगा, ये बाद में तय होगा। इसे और भी ज्यादा घोड़े तरीके से अगर रखा जाए तो पहले महाभारत जीत लो, उसके बाद हस्तिनापुर में कौन राज करेगा और द्रौपदी किसकी होगी, ये फैसला बाद में कर लेंगे। मुझे लगता है कि आजकल हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। मैं बिना रेफरेंस के आपको कह रहा हूं, आप उस बात को समझ जाएंगे। पिछली बार का जो कार्यक्रम था बहुत शानदार कार्यक्रम था, लेकिन क्या जरूरत है एक पॉलिटिकल पार्टी के झंडे लगाने की? क्या जरूरत है उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के क्वेश्चन आंसर के सेशन में बदल देने की? हमें इस तरीके के टेम्पटेशन से बचना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाना चाहिए, बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसमें भी थे, लेकिन उन्हें उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की आइडेंटिटी से अलग करके भी हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। उससे हमारी व्यापकता बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि संवाद के हर माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए, इंक्लूडिंग रील्स का भी। सोशल मीडिया एक इफेक्टिव वेपन है, उसको आप अंडरमाइन या इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे बात करने की अपनी एक तहजीब है और अपनी उसकी एक मारकता है। उसका स्किल हमारे बीच में बहुत सारे लोगों में है, जो हमारे विचार से या हमारी धारा से सहमत है, उनके बीच में भी है। हमें उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आर्गुमेंट केवल आइडियोलॉजिकल या ये जो वैचारिक मुद्दे केवल उन पर ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वो आर्गुमेंट के बल्कि उस चीज को इन्वॉल्व करने के दूसरे तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए स्पोर्ट्स को क्यों छोड़ेंगे हम लोग? उदाहरण के लिए कल्चर को क्यों छोड़ेंगे हम लोग? तो हमें कल्चरल फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, मेजर साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, वो स्पोर्ट्स में स्किल के डेवलपमेंट के काम में है। ऐसे बहुत सारे विशेषज्ञ हमारे पास। तो हम केवल एक मोर्चे पर एक आयामी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो बहुआयामी लड़ाई को लड़ते हैं। तो हमें भी उन सारे मोर्चों पर अपनी सीमित ताकतों के बाद भी उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी होगी, खासतौर से कला माध्यमों का। एक और चीज है कि संवाद हमारे यहाँ जो तरीका है, और ये ब्राह्मणवाद की देन है, वो ये कि वो एक तरफा होता है। एक व्यक्ति आता है, वो प्रवचन करता है, बाकी के लोग उसको सुनते हैं, एक आध लोग बोल लेते हैं। ये भारत के संवाद का तरीका नहीं है। मैं 1 मिनट आपका लूंगा। जब आखिरी वक्त में थे गौतम बुद्ध, तब उनके वो जब अपनी यायावरी में थे, तो भंते आनंद ने उनसे पूछा कि आप तो चले जाओगे, आपने कोई किताब तो लिखी नहीं है, लोगों से मैं क्या कहूंगा। उन्होंने बहुत मारक बात कही थी, और वो हमारी जीवन का भी एक मतलब वो गाइडिंग पॉइंट है। उन्होंने कहा था कि लोगों से ये कहना कि किसी भी बात को इसलिए नहीं माने कि वो किताब में लिखी है, किसी भी बात को इसलिए भी नहीं माने कि मैंने कही है, किसी भी बात को इसलिए भी नहीं माने कि वो पहले से चली आई है, किसी भी बात को तब माने जब वो उनकी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है। नंबर 2 जो उनकी ज्यादा बड़ी बात थी, और मेरा मानना है कि जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के रूप में बचा हुआ है, गौतम बुद्ध इंडियन फिलोसफी के पॉजिटिव एलिमेंट्स का एम्बॉडीमेंट है, सार है, मूर्त रूप है। और वो उनकी बात थी कि सवाल उठाओ, सवाल उठाओगे तो जवाब मिलेगा, जवाब को खोजोगे। मुझे लगता है कि इस एक प्रवृत्ति को विकसित अगर करना है तो हमें कम्युनिकेशन के स्किल को इस लेवल पर लाना पड़ेगा कि वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, और वो कम्युनिकेशन नीचे तक होना चाहिए। ये जो पढ़े लिखे समझदार पहले से ही कन्विंस लोग हैं, उनके बीच में ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के बीच में भी हो। और उसमें हमें एक आदत डालनी चाहिए, जो अभी आपने कहा था कि नेताओं के बीच में वो नहीं है, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी।
उनसे पूछिए कि उनके सवाल क्या है, उसके बाद उसको बातचीत के जरिए ही हल करने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 तो ये। और अगर वो सवाल नहीं कह पा रहे हैं आपका, अगर वो सम्मान करते हो, चुप रह रहे हैं, लेकिन मन में वो है, तो उनको उन सवालों को आप रखिए कि बाबर ने ये किया था, मोहम्मद अली जिन्ना साहब वो सारे काम करते थे जो इस्लाम में हराम थे, वो भी कंप्लीटली नास्तिक थे। यहाँ तक उनके बारे में कहा जाता है कि जब नमाज अदा की जाती थी पब्लिकली और उसमें अगर कहीं वो पकड़े गए तो वो कुर्सी पर बैठ जाते थे, क्योंकि उनको वो रुकू और वो सब सजदा करने में भूल जाया करते थे। लेकिन वो लोग नायक बन गए, और जिन लोगों ने उस सांप्रदायिकता का विरोध किया वो धार्मिक लोग थे। महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं हुआ इस देश में, पक्का, जो वर्णाश्रम में यकीन करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो धर्म के आधार पर राजनीति को चलाने के विरोध में थे। तो ये जो एक मजबूत परंपरा है, मुझे लगता है कि हमें उसे दफन नहीं करना चाहिए, उसे एक कारगर औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, बस।